यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। इसका मतलब अल जजीरा ने जानबूझकर पोस्ट प्रोसेसिंग में मैन्युअली इंडिया का मैप पूरा बनाया, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान सबको भारत में दिखाकर पाकिस्तान को सीधे मैसेज दे दिया, और इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक स्लैप। बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूँ किस किस्म का। आज पहली बार वेस्ट एशिया के सबसे पावरफुल न्यूज नेटवर्क अल जजीरा ने अपने अरबिक ब्रॉडकास्ट में भारत का वो नक्शा दिखाया है जो पाकिस्तान शायद ख्वाब में भी स्वीकार ना करे। पूरा कश्मीर, ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है पाकिस्तान के अंदर, उस समेत वो भारत का हिस्सा दिखाया। किसी भी वक्त आज रात अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला कर सकता है बॉर्डर पोस्ट पे, और वजह वही बताई जाएगी जो मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान ने उनके 3 सूबों पे हमला किया। नैरेटिव शिफ्ट है, इंटरनेशनल मीडिया की टोन पूरी तरह से बदल रही है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया ने अब आखिरकार भारत की जो संवैधानिक हकीकत है उसको मानना शुरू कर दिया है। कतर पाकिस्तान को ये दिखा रहा कि अगर तुम तालिबान को कमजोर करोगे तो हम तुम्हारे नैरेटिव अरब दुनिया में नहीं चलने देंगे। लेकिन ये 22वां दिन था कि इमरान खान दुनिया से इनकम्युनिकाडो हैं, उनसे किसी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ना उनकी फैमिली की, ना उनके वकला की, ना उनकी पार्टी के लोगों की। अल जजीरा की मीडिया टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और वो अडयाला जाना चाहते हैं, इमरान खान से मिलना चाहते हैं, इमरान खान का इंटरव्यू करना चाहते हैं, और अगर इंटरव्यू करने की सूरत हाल कंधार में इंडिया अपना कॉन्सुलेट दोबारा खोलने के लिए तैयारी कर चुका है। हमारे चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, चाइनीज़ आए उधर बलूचिस्तान में तो दहशतगर्दी शुरू हो गई। अब हम मिडल ईस्ट में गए हैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, और अफगानिस्तान की तरफ से मामला ख़राब है, चीज़ें तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। बात समझ रहे हैं? इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, और जो लीडरशिप है वो जो मर्ज़ी उसको अभी वो जैसे कहते हैं ना, उसको वो भी महसूस कर रही है कि हम मीना रीजन में जब जाएंगे तो वहाँ पे हमें रोका जाएगा। ऊपर से हम जब आते हैं सामने कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र हैं, नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र हैं, तो दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट कि जब हम ये देखते हैं कि नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र के तौर पे हैं हम, तो वो फिर लोग कहेंगे अच्छा इनकी अपने घर की ज़रा सिक्योरिटी ख़राब करो ना, इनको ज़रा पता चले, इनके घर की सिक्योरिटी ख़राब करो ताकि ये इनकी जो सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन है वो ज़रा पता चले कि कितने को जो गए पहलवान है। आज पहली बार वेस्ट एशिया के सबसे पावरफुल न्यूज नेटवर्क अल जजीरा ने अपने अरबिक ब्रॉडकास्ट में भारत का वो नक्शा दिखाया है जो पाकिस्तान शायद ख्वाब में भी स्वीकार ना करे। पूरा कश्मीर, ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है पाकिस्तान के अंदर, उस समेत वो भारत का हिस्सा दिखाया। ये सिर्फ एक ग्राफिक्स नहीं है, ये नैरेटिव शिफ्ट है, इंटरनेशनल मीडिया की टोन पूरी तरह से बदल रही है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया ने अब आखिरकार भारत की जो संवैधानिक हकीकत है उसको मानना शुरू कर दिया है, या मानने लगी है, ये भी हम कह सकते हैं। और क्या ये पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक झटका हम कह सकते हैं, और सीधा सीधा पॉलिसी स्लैप। ये तो मैं कहूंगा दिस इज अ डिप्लोमेटिक कू जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि अल जजीरा कहाँ है? अल जजीरा है कतर में, तो कतर का इट इज द प्राइमरी मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अभी तक हम ये सुनते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे, और अंदाज यही चल रहा था कि कतर, तुर्की या तुर्की एंड पाकिस्तान ये एक ग्रुप में है। मिडिल ईस्ट का जो डायनामिक्स है वो इससे आप अलग नहीं कर सकते, ये भी जुड़ा हुआ। साथ में ये कहूंगा कि ये जो मैप अभी आया है कतर में, ये मैप के साथ जुड़ा हुआ है चंद एक चीजें। नंबर 1, इजराइल और हमास के बीच में जो चीज हो रहा है। नंबर 2, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो हो रहा है। नंबर 3, यूएस और चाइना के बीच में अभी जो थॉ हो रहा है, नहीं हो रहा है, टाइम विल टेल अस, बट फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईच कंट्री दे आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। और साथ ही जुड़ा हुआ है अभी ताइवान, जापान और चाइना के बीच में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैप अगर किया है अल जजीरा, दिखाया है, बिकॉज अल जजीरा इज नोन फॉर बीइंग एंटी इंडिया। अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ है अल जजीरा से निकला हुआ है, एक बीबीसी और दूसरा है अल जजीरा, जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ ना हो। उन्होंने अगर ये किया है तो किस लिए किया है? मेरे ख्याल से कुछ हद तक मेरे एनालिसिस के अभी जो है फ्लीटिंग थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया और कतर के बीच में हमारा पहले रिलेशनशिप सही नहीं था। जब से वो 9 में से 8 नेवल ऑफिसर जो हमारे वहां पे जेल में थे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सॉरी डेथ पेनल्टी उनको मिला था, प्रधानमंत्री साहब जाके नेगोशिएट करके बात करके उनको छुड़वाया है वहां से। अभी भी एक बाकी है मेरे ख्याल से, एक नेवल ऑफिसर साहब, उनको भी लाना है वापिस, अगर नहीं हुआ है तो। सो ये एक टर्न अराउंड हुआ है 2024 और 25 में कतर के साथ एक टर्न अराउंड इन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कतर का हुआ है। ये जो टर्न अराउंड हुआ है, हाँ, माइंडफुल ऑफ द फैक्ट
कतर एक ऐसा देश है जहां से हम 41.2% हमारा जो लिक्विड नेचुरल गैस है 41.2% के करीब, मतलब 40% से ऊपर हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो अभी आज के दिन में जितना हमारा है ट्रेड बैलेंस दोनों देश के बीच में, इसको 2030 तक हम उसको ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। शायद ये फिगर मैं कहीं देख रहा था, ये है इसको हम ले जाना चाहते हैं 28 बिलियन। आज के दिन में मेरे ख्याल से 14 बिलियन के करीब करीब 12 से 14 बिलियन है, उसको 28 बिलियन डॉलर 2030 तक ले जाना चाहते हैं। प्लस 2025 अर्ली पार्ट ऑफ 2025 जनवरी या फरवरी होगा, उसमें एक इंडिया और कतर के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई है। उसका मीनिंग अलग अलग किस्म का हो जाता है। उसको इट इज फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन ट्रेड, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट्स, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, डिफेंस और बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो डबलिंग द बायलैटरल ट्रेड टू 28 बिलियन बाय 2030 एक हिस्सा है उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कतार जैसे देश है ये, दे हैव मेड अ प्लेज, अ कमिटमेंट टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन इंडिया। उसको आ जाता है इन्वेस्टमेंट प्लेस के नीचे, कतारी इन्वेस्टमेंट प्लेस के नीचे आता है 10 बिलियन। नॉट मेनी कंट्रीज दे एक्चुअली इन्वेस्ट लाइक दिस। और उसके बाद एक आया है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्ट। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें एक ये शुरुआत है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक शुरुआत है यहाँ से। और इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे कतार और इंडिया के बीच में, मेरे ख्याल से ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ ना कुछ हुआ है। मेरे को रिपोर्ट था, मैं उस समय विदेश में था, रिपोर्ट आया था कि पाकिस्तान के चंदे के एयरक्राफ्ट हैं जो जेफ सीरीज, नैवी सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं, F-16 सीरीज के एयरक्राफ्ट कतार से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। और कतार इज ए कंट्री जहां पे रफाल भी है। रफाल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कि इफ पुश कम्स टू शव, अगर उस समय लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन देखिए कितना फार साइटेडनेस, चाइनीज की गाइडेंस के मदद लेते हुए कतार के साथ इनके एयरफोर्स ऑफिसर्स जाके ट्रेनिंग लेते थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि रफाल का टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड और कैपेबिलिटी कितना है, कैपेबिलिटी क्या क्या है, किस रेंज पे फायर कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के दिन में पूरा विश्व में अगर देखेंगे, बाकी हवाई जहाजों का है, लेकिन इसका जो सर्वाइवेबल कैपेबिलिटी है, डिकॉय लॉन्च करते हैं जब भी फायरिंग होता है, मिसाइल हिट होता है या आता है ऑनकमिंग मिसाइल या ड्रोन्स या कोई भी अटैक फायरिंग होती है, तो ये डिकॉय को लॉन्च करते हैं। डिकॉय एक आर्टिफिशियल इमेज प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं जैसे कि ये एयरक्राफ्ट है, लेकिन एयरक्राफ्ट वो नहीं होता है, एयरक्राफ्ट आगे चला जाता है, इट मूव्स एट सुपरसोनिक स्पीड। तो ये चीज जो है पाकिस्तान जो ये इंडल्ज किया था इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इस चीज को उन्होंने इग्नोर कर दिया है, फैक्टर इन नहीं किए, जिसकी वजह से जगह जगह जहां पे मैं विदेश में घूम रहा था, सब बोलता अच्छा 5 डाउन हो गए। कोई जगह जाके मैं पहुंचा ग्रीस में, वहां बोले 7 डाउन हो गए। सो डालस में जाके पहुंचा, वहां पे बोले कि 12 डाउन हो गए। क्या रहे यार, ये कहां से खबर ला रहे हो, कोई डाउन नहीं हुआ है, डाउन तो हुआ है तो आपका ही हुआ है। एनीवे F-16 तब तक काफी डैमेज हो गया था, ये वही मई के महीने में था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कतार और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है, इट इज टेकिंग अ अपवर्ड ट्रेंड। और अभी फिलहाल ये जो आपने मैप दिखाया है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये एक हमारा डिप्लोमेटिक कू नहीं, तो एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन है, गोल्डन माइलस्टोन जो कि अचीव किए हैं। एंड इट हैज हैपेंड विद डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, एंड इट हैज हैपेंड विद परसिस्टेंस, कोहेरेंस एंड इंसिस्टेंस, एंड इट हैज हैपेंड विद वन ऑन वन। हर चीज को मीडिया में लाना जरूरी नहीं है, लेकिन वन ऑन जो रिलेशनशिप अभी डेवलप, प्रधानमंत्री साहब कतर से मेरे ख्याल से 2 बार होके आ गए हैं, ये भी देखिए ना। सो मिडिल ईस्ट में काफी सारे विजिट हो रहा है, फोकस यहाँ पे हो रहा है। मेरे ख्याल से हो सकता है दिस इज वन ऑफ द रीजंस एज टू व्हाई द कंप्लीट आर्किटेक्चर इन कतर इज टेकिंग अ चेंज, एंड दिस चेंज हैज बिकम मोर वायबल एंड मोर प्रोमिनेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका का हाथ है, तो किसका हाथ कहाँ पे जुड़ा हुआ है, इतना आसानी से आज के दिन में जियोपॉलिटिकल सर आजकल तो कुछ कह नहीं सकते किसका हाथ हो, किसका पैर कहाँ है। लेकिन सर एक बात तो है कि अब दुनिया जो है वो भारत की जो संवैधानिक हकीकत है उसको एक्सेप्ट करे। लेकिन सर पाकिस्तान का क्या बनने वाला है, मैं आपसे बस छोटा सा इसमें ऐड कर रही हूँ, बाकी यू प्लीज कैरी ऑन। पाकिस्तान का मेरे को ये लग रहा है कि आने वाले समय में दे आर डिगिंग देयर ओन ग्रेव। ये जो मुनीर का पावरफुल वो बना के उन्होंने क्या किया है, पूरा सिविलियन अथॉरिटी को आइसोलेट कर दिया। ये मेरा विचार है, जो जितना मैं समझा हूं। ये आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन 27 का जो अमेंडमेंट देखेंगे, आर्टिकल 243 वो हुआ है मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट हुआ है, उसमें आपने फील्ड मार्शल जी को इतने पावर दे दिए हो, डू यू नो उसका इम्प्लीकेशन क्या है? एक फील्ड मार्शल बना के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर देते हो, उसको आप सुप्रीम कमांडर बना दिया आपने, नेवी और एयरफोर्स के ऊपर सीडीएस बना दिया, कंबाइंड डिफेंस। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि अल जज़ीरा जो है उसने एक आर्टिकल बनाया और मतलब कि एक ब्रॉडकास्ट किया है अरबी में, और उसके बाद उसमें पीओके को, जो कि सारा कश्मीरी भारत का, जो पीओके जो पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको भारत का अटूट अंग दिखा दिया है। मतलब कि इससे पाकिस्तान मीडिया में, मतलब कि पूरे पाकिस्तान में इतनी मिर्ची लग रही है
और पाकिस्तानी मीडिया तो मतलब ये शो ही नहीं कर रहा है, मतलब दिखाई नहीं रहा है कि उन्होंने अल जज़ीरा ने, जो कि उनकी उम्मा दोस्त माना जाता है, उनका मुस्लिम ब्रदरहुड माना जाता है, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा दिखा दिया। तो पाकिस्तानी मीडिया तो दिखा नहीं रहा है, इंडियन मीडिया बिल्कुल दिखा रहा है। इंडियन मीडिया बिल्कुल शो कर रहा है और सारा कुछ शो करना भी चाहिए, क्योंकि अल जज़ीरा जो कि मतलब कि अरब का एक वो है, क्या बोलते हैं, न्यूज़ का एक वेबसाइट है और बहुत लोग उसे पढ़ते हैं। और उसने भारत के पीओके को, जो कि भारत का हिस्सा है, उसको भारत का दिखाया है और मतलब कि ये शो किया है। और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी अब जाग रही है, मतलब कि देख रही है कि ये देखो भारत के साथ इतना गलत हो रहा है कि मतलब कि अभी तक पाकिस्तान मतलब कि कब्जा अपना अपना हटा नहीं रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलती नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अल जज़ीरा ने ये मुद्दा उठाया है और मतलब कि अपने ब्रॉडकास्ट में पूरा का पूरा ये कश्मीर भारत का दिखाया है, क्योंकि जो भारत का है भी, जो कि आपको थोड़ी हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ कि जो कि हरी सिंह, जो राजा हरी सिंह थे, जब जब पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, क्या बोलते हैं, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान का जन्म हुआ था एक तरीके से, तब बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि भारत में आके मिल गई थी। और जो कि कुछ कुछ थी जो मुसलमान स्टेट्स थी, मुसलमान जो प्रिंसली वो थी ना, जो प्रिंसली वो राजा महाराजा थे, वो पाकिस्तान के साथ मिल गए थे, जो कि मुसलमान भी थे। तो मुसलमानों का जो एरिया था, मुसलमान रहायश का एरिया था, वो पाकिस्तान को मिल गया था। लेकिन जो राजा हरी सिंह थे, वहाँ पे बाकी आबादी आधी ज़्यादा मुसलमानों की थी, लेकिन उनका राजा हरी सिंह था, ठीक है। तो उन्होंने जब भारत के साथ में प्रिंसली स्टेट्स मर्ज हो रही थी, मतलब शामिल हो रही थी, तब उन्होंने भारत के साथ में मतलब कि साइन कर दिए थे और भारत के साथ मिल गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने धोखाधड़ी करके वहाँ पे कबायली लड़ाके भेजे और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा लूट पाट मार की और रेप किए, बहुत कुछ मतलब बिगाड़ दिया वहाँ पे। और वो आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इंडियन आर्मी भी आगे बढ़ती जा रही थी। मतलब कि इंडियन आर्मी के पास तो कश्मीर आ ही गया था ना, मतलब कि भारत के साथ शामिल हो गया था, तो वो इंडियन आर्मी बढ़ रही थी। उसके बाद इंडियन आर्मी पूरा का पूरा कश्मीर कैप्चर करने वाली थी, मतलब पूरा का पूरा हासिल होने वाला था कश्मीर। लेकिन पाकिस्तान जो कबायली थे, वो मतलब कि वो इतनी लूट मार मचा रहे थे वहाँ पे। लेकिन भारत जब इंडियन आर्मी जब मतलब कि पूरा कश्मीर अपने हासिल करने वाली थी, तो जो प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, इंडिया के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो यूएन में चले गए। यूएन में जाने के बाद सारा कुछ मतलब फिर वहीं यूएन तो पता ही है, यूएन में कोई ऐसा मसला नहीं है इंटरनेशनल लेवल का जो उन्होंने सुलझा दिया हो। मतलब यूएन में जाना ना, मतलब कि यूएन में जाने का मतलब है कि वो लैंड एकदम डिस्प्यूटेड रहेगा हमेशा के लिए, कभी वो सुलझ ही नहीं सकता, क्योंकि यूएन में इतनी पावर ही नहीं है, इतनी क्षमता ही नहीं है कि वहाँ पे जो फोर्सेस को भेज सके और वहाँ पे जाके इलेक्शन ही करवा दे कि भाई साहब कौन किसके साथ रहना चाहता है। मतलब कि कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब कि यूएन में एक शर्त दी तो थी कि यूएन ने दी थी एक शर्त कि वहाँ पे एक तरीके से वोटिंग होगी, उसके बाद जो भारत के साथ जाना चाहता है वो भारत के साथ जाएगा, जो पाकिस्तान के साथ जाना था पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। लेकिन उससे पहले एक शर्त जरूर और रखी गई थी कि जिसमें पाकिस्तान की जो फोर्सेस है जो भी आ रखी है कश्मीर में, वो सारी की सारी मतलब कि कश्मीर से बाहर जाएंगे, क्योंकि वो सारा का सारा कश्मीर जो है भारत के नाम पे है, भारत का हिस्सा है, अटूट अंग है। तो वो शर्त पाकिस्तान ने आज तक नहीं मानी, उसी वजह से सारा मसला अटका पड़ा है। लेकिन यूएन को ये सोचना चाहिए कि जो कश्मीरी हैं, जो पीओके के कश्मीरी हैं, वहाँ पे वो कैसे हालात में जी रहे हैं। ना उनके पास रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, ना पक्के मकान है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मतलब बस बर्फ़ पड़ती है, बस बर्फ़ में इतना ऐसे ठंडे इलाके में रहना कितना मुश्किल होता है जब जहाँ पे डेवलपमेंट ना हो। और उसके दूसरी तरफ देख लें, अगर भारत के जो श्रीनगर है, भारत का जो कश्मीर है, जो भारत के पास है अभी मौजूदा दौर में, तो वहाँ देखो कितना मतलब इतनी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बन गया है वहाँ पे। ट्रेन मतलब कि वंदे भारत ट्रेन आ रही है, मतलब इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है डल लेक में, मतलब इतने सारे रेस्टोरेंट्स खुले हैं, होटल्स खुले हैं, मतलब टूरिस्ट प्लेस बन गया है बिल्कुल ही। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तो खलती है वो चीज़। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान तो खुद भीख मांग रहा है, तो कश्मीर में क्या करेगा। हाँ, लेकिन वो कश्मीर को चूस कर मतलब बिल्कुल ही जो जूस है ना कश्मीर का, वो निकल चुका है। मतलब कि मतलब वहाँ का जो पीओके है ना, मतलब बिल्कुल ही मतलब
कंगाल कर दिया है पीओके, मतलब वो बिल्कुल ही कंगाल है। वहाँ पे आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं कि पाकिस्तान फौज बाहर जाए, लेकिन वो जाने का नाम नहीं लेते। लेकिन देखो ये क्या होता है, यूएन को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए कि भारत का कश्मीर है, और भारत मतलब कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं, अगर इलेक्शन नहीं उसका हुआ है तो इलेक्शन करवाया जाए, और जो भी है वहाँ पे पहले पाकिस्तान की जो फौज है उसे बाहर किया जाए। यूएन को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, नहीं तो भारत को कोई कदम उठाना पड़ेगा। और ये अच्छी बात हुई है अल जज़ीरा ने जो भारत का जो हिस्सा है जो पीओके, उसको भारत का अटूट अंग दिखा दिया है, जो कि बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स होते हैं जो नहीं दिखाते हैं। मतलब कि पाकिस्तान से पता नहीं प्यार है, मुसलमानों का ब्रदरहुड है, क्या है पता नहीं, दिखा देते। लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी अब समझ रही है कि पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, और भारत के पास बहुत कुछ है देने के लिए। जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, उम्मा या ब्रदरहुड से नहीं चलते, वो चलते हैं इंटरेस्ट बेस्ड पे। अगर कुछ आप दें तो कुछ आप लें। पाकिस्तान तो कुछ दे नहीं सकता। पाकिस्तान क्या दे सकता है? पाकिस्तान बस यही भरोसा दे सकता है मुसलमान देशों को कि देखो हमारे पास परमाणु बम है और हम आपकी मदद करेंगे। अरे भाई साहब, परमाणु बम चलाने के लिए नहीं है, ये सदी पता है कौन सी है। परमाणु बम चलाने के लिए नहीं होते हैं, ये सिर्फ डराने के लिए होते हैं कि हमारे पास है, कोई चीज़ है। बस चला कोई नहीं सकता है, कोई भी नहीं चला सकता है। मतलब कि ये चीज़ छोड़ दो कि तुम परमाणु बम से एड ले लोगे, पैसा कमाओगे, ठीक है, दूसरे फंड आ रहे हैं, लोन मिल रहा है परमाणु बमों से, दूसरों को दिखा के। भाई साहब नहीं, तुम एक दो कंट्रीज़ को रिझा सकते हो, जैसे कि अभी सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डील करी है कि पाकिस्तान पे जो हमला होगा वो सऊदी पे होगा, सऊदी पे जो हमला होगा वो पाकिस्तान पे होगा। लेकिन भाई साहब ये सिर्फ डील है, बस एक डील है। सऊदी जब बुलाएगा आपको जाना पड़ेगा, लेकिन जब पाकिस्तान पे जब हमला हुआ ना, तो पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई फटे में टांग नहीं अड़ाता। भारत जब चढ़ाई कर देगा तो क्या पाकिस्तान सऊदी का मदद करने आ जाएगा? नहीं आएगा। सऊदी ने तो अपनी बात मनवा ली, लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान बस ये लॉलीपॉप दे सकता है। लेकिन दूसरी जो कंट्रीज़ है ना मुसलमानों की, वो देख रही हैं कि पाकिस्तान जो खित्ते का चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है ना, सबको दिखा रहा है कि मेरे पास परमाणु बम है, आप मेरे को पैसा दो और देखो हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। भाई बहुत सारे मुसलमान देश ये नोटिस कर रहे हैं, और जो भी पाकिस्तान में हो रहा है ना, और पाकिस्तान की मतलब कि जो खटपट हो रही है ईरान के साथ में, अफ़गानिस्तान के साथ में, ये कौन करवा रहा है? ये मुसलमान देशों का ही प्रेशर है जो कि पाकिस्तान झेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को है खित्ते का चौधरी बनने की आदत। तो चौधरी बनते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत के लिए तो चीज़ें आसान हो रही हैं। एक तरफ जो बलूचिस्तान के लड़ाके हैं वो पीछे पड़े हुए हैं, ऊपर से टीटीपी आए दिन आके ठोक रही है, अफगानिस्तान बिल्कुल ही धमकी दे रहा है, और ईरान के साथ खटपट और चल रही है। और फिर कश्मीर में ये देख लो आप, जो आर्टिकल छपा है, तो अब देख लो आप, मतलब पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल ही मुश्किल है। मतलब ये पूरे सिक्योरिटी स्टेट है, ये स्टार्टिंग से सिक्योरिटी स्टेट रहा है। यही बताया गया है पाकिस्तान के अवाम को कि आप एक सिक्योरिटी स्टेट हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी करा तुमने इधर उधर तो भारत आ जाएगा। बस यही लॉलीपॉप देते रहते हैं। बस तरक्की इन्होंने आज तक नहीं करी, आज तक कोई तरक्की नहीं करी कि किसी देश से साथ में कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं ना। बस ये क्या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, बस वो दुनिया को पता है वो किस चीज़ का भरोसा देते हैं दूसरे देशों को। मतलब कि लड़ाई झगड़ा बस ये है वो, बस यही करना है। इसलिए पाकिस्तान बनाया था। तो भाई साहब बनाते ही मत, क्यों ले लिया फिर इतना बड़ा हिस्सा भारत का? लेकिन भारत ने भी बदला लिया 1971 में कि भाई साहब बांग्लादेश अलग कर दिया, तो मज़ा तो आया था ना, मज़ा तो चख लिया था इन्होंने, और फिर आगे भी चखते रहोगे। अगर मिलिटेंट्स को भेजना बंद नहीं करा ना कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान को तो और भी ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि भारत तो अब रिटेलिएट करता है, बहुत तगड़े तरीके से करता है। भारत ने तो बोल भी दिया है पीओके अब भारत का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। उस पीओके की जो पार्लियामेंट की सीटें हैं ना, वो भारत के पार्लियामेंट में छोड़ी जाती हैं, मेंबर्स के लिए छोड़ी जाती हैं सीटें, एम्प्टी रखा जाता है उनको, मतलब कि भाई खाली छोड़ा जाता है, तो भाई वैकेंट रखा जाता है उनकी सीटों को। तो भाई साहब भारत पीओके को कभी नहीं छोड़ने वाला, और पाकिस्तान को हटना ही पड़ेगा पीछे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।